हेलो दोस्तों, मार्च 27 को 4 स्टॉक्स फोकस में है। इन चारों स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, जहां पर ब्रोकरेजेस ने अपनी अपनी राय दी हुई है। शेयर प्राइस डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, इन चारों स्टॉक के डिस्कस करेंगे। और हम इस वीडियो में लाइव एनालिसिस भी आपके सामने करने वाले हैं, ताकि आपकी लर्निंग भी होती रहे। पहला नाम है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहां पर आप मान सकते हैं बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा डाउनग्रेड जैसा हुआ है, जहां पर उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल की रेटिंग दी हुई है और कोई बिजनेस को लेकर बड़ा अभी ट्रिगर नहीं है। यहां पर मेन चीज जो उनका कहने का है कि इस साल खासकर 2023 में जो फार्म सेक्टर है, जो भारत के गांव है, रूरल सेक्टर है, वहां पर थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। जो फसल है वहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है। और इनफैक्ट ये चीज हमने पिछले कुछ महीनों से हम सुन भी रहे हैं, एल नीनो का प्रभाव, जिसके कारण से इस साल जो बारिश है कम हो सकती है। अब क्योंकि रूरल एरिया को इंपैक्ट होगा, तो जो ट्रैक्टर है उसकी डाउन साइकिल यहां शुरू हो सकती है, जिसके कारण से महिंद्रा एंड महिंद्रा पर वो अभी न्यूट्रल है। मैं यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर होल्डर हूं पिछले 6-7 सालों से, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 6-7 सालों में, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा एक स्ट्रांग कंपनी है, चाहे वो पर्सनल व्हीकल की आप बात करें या फिर ट्रैक्टर्स की बात करें। और ये साइक्लिकल इवेंट्स होती रहती है, खासकर ऑटो सेक्टर की कंपनियों में। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी नहीं, 2020 जब लॉकडाउन लगा था तभी भी उनको इंपैक्ट हुआ था। और M&M भी क्यों, टाटा मोटर्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। वहां पर अगर चाइना या फिर यूएस मार्केट खराब हो तो वहां पर उनको इंपैक्ट पड़ जाता है। तो ये साइक्लिकल सेक्टर होता है, खासकर जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स ट्रैक्टर्स की बात जब हम करते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, 1.41 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप की कंपनी है। अब देख लेते हैं इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। प्राइस टू अर्निंग मतलब कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो मार्केट उनको कितना टाइम्स वैल्यूएशन दे रही है। तो ये 5 साल का आपके सामने मैं डेटा लेकर आया हूं, जहां पर आप देखेंगे पी रेशियो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप ये बीच की लाइन देखेंगे तो कोई यहां पर लाइन भी दिख नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। उस समय में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉस किया होगा। अब एक और चीज सोचना है कि लॉस इतनी बड़ी कंपनी ने क्यों किया होगा। तो ये देखिए, ये जो पीरियड है जुलाई दिसंबर 2020 का पीरियड है, और आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन लगे हुए थे, इतना बड़ा पेंडेमिक आया था, और उस समय में जो गाड़ियों की बिक्री है वो बिल्कुल ना के बराबर हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है। जिसके कारण से सभी कंपनियों ने, ऐसा नहीं है कि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैं यहाँ दिखा रहा हूं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, आपको लगभग सभी कंपनियों में ऐसा देखने को मिलेगा, जिसके कारण से पी रेशियो आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, कोविड से जो पहले का जो पीरियड था वो वाला कुछ पीरियड को मैं एनालिसिस करता हूं। जैसे अक्टूबर 2019 में आप देख सकते हैं 14 का पी था। फिर आप नवंबर 2019 में देखिए 20 के आसपास का पी रेशियो था, ठीक है। फिर जस्ट कोविड से जस्ट पहले आप देखिए जनवरी में 20 का पी था। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो हमने देखा 14 से 20 का पी है, मीडियन पी भी 20 के आसपास का है। तो इनफैक्ट अभी तो पी रेशियो 16 के आसपास में है। तो वैल्यूएशन में भले ही स्टॉक प्राइस नीचे गिरा हुआ है, लेकिन अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के आसपास में ही है। 10 साल का भी अगर मैं डेटा देखूं तो हिस्टोरिकल उनको 20 के आसपास में पी रेशियो मिला हुआ है। 2013-14 में जब पी रेशियो थोड़ा कम हुआ करता था, तभी भी मैं देख सकता हूं आपके सामने, आप देखिए 16 का पी मिला हुआ था, 17 के आसपास का पी मिला हुआ था। तो मल्टीपल के हिसाब से तो अपने हिस्टोरिकल लेवल पर ही है, लेकिन अगले 3-4 महीनों के लिए कोई ट्रिगर नहीं है। बट यस, अगर बारिश अच्छी हो जाती है, जो भारत के जो रूरल एरिया है वहां पर जैसा सोचा जा रहा है कि चीजें खराब हो सकती, उतना खराब नहीं हुई, इनफैक्ट और अच्छी हो जा सकती है, तो फिर तक ट्रिगर भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस हिसाब से मॉनसून जो है स्टेप ले रहा है। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको डिसेंट देखने को मिलेगी। डेट टू इक्विटी को लेकर थोड़ा आपको क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि डेट टू इक्विटी 1.65 की है। तो मैं यहां आपके सामने एनालिसिस भी कर लेता हूं कि क्या हमेशा डेट जो है ऐसा ही रहा है, या अचानक से डेट यहां पर जो डेट टू इक्विटी है वो बढ़ा हुआ है। तो मैं यहां पर बैलेंस शीट का सहारा लूंगा, ठीक है। और बहुत सारे चूंकि डेटा है, तो मैं समझ दीजिए आपके सामने 2016 एक कुछ 6-7 साल पुराना एक डेटा मैं आपके सामने लेता हूं। तो ये है डेट, देखिए ये बोरोइंग्स है। तो ये 2016 की बात है। उस समय में अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे 41,553 करोड़ की थी, ठीक है। ये बोरोइंग्स आप यहां पर मान सकते हैं 41,553। ये सब डेटा जो है करोड़ में है, ठीक है। फिर इक्विटी क्या है, इक्विटी जो होती है शेयर होल्डर्स के जो फंड होते हैं, और शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, ये है इक्विटी। तो 2016 में आप देख सकते हैं कितना था, 270 करोड़, यहां पर आप देख सकते हैं 270 करोड़ और 26,222 करोड़। तो टोटल इक्विटी अगर आप देखेंगे, 2016 की बात कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, उस समय में 2016 में कुछ इस तरीके से चीजें थी। और डेट टू इक्विटी क्या आ रहा था आप देख सकते हैं, उस समय में भी इनफैक्ट डेट जो था कंपनी का, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा ही था, 1.56 का डेट टू इक्विटी। तो एक चीज है
कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में डेट टू इक्विटी हमेशा से थोड़ी ज्यादा यहां पर रही है। इसीलिए यहां पर इंपॉर्टेंट रह जाता है किसी भी कंपनियों को जब आप एनालाइज करें तो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो देखिए, ठीक है। अब इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो से आपको क्या पता चल जाता है कि चलिए डेट तो है, लेकिन क्या उतना पैसा कमा पा रही है कंपनी कि अपने डेट को वो पेमेंट कर सके। तो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो यहां पर अगर आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का अभी फिलहाल 3.27 टाइम्स है। मतलब अगर कंपनी का, ठीक है, 1 रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट है तो कंपनी अपने इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले 3 टाइम्स वो कमा ले रही है, जो कि एक कंफर्टेबल लेवल कहा जाएगा। अगर ये 1 हो या 0.5 हो तो थोड़ी चिंता हो जाएगी। मतलब तब क्या हो जाएगा कि कंपनी का 1 रुपया का इंटरेस्ट है, कंपनी 50 पैसा कमा रही है, तो 3 है तो अच्छा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर ज्यादा अगर आपको और एनालिसिस करनी है डेट टू इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी की हो तो फिर क्रेडिट रेटिंग्स को भी आप देख सकते हैं। जैसे यहां पर इनकी AAA की रेटिंग है जो कि स्ट्रांग रेटिंग है, ठीक है। तो अभी तक तो जो डेटा है उससे देख के तो जो है डेट एक इशू है, लेकिन डेट को कंपनी कमा रही है पैसा, तो वो अभी तक तो पॉजिटिव है, ठीक है। 11.3 का ROC है और 14.2 का रिटर्न ऑन इक्विटी भी है अगर आप देखेंगे। बाकी सेल्स ग्रोथ 5 साल में थोड़ा सा नहीं बढ़ा है और मैं मानता हूं कि पिछले 1-1.5 साल का कोविड का यहां बहुत इंपैक्ट होगा, बट देखते हैं कि पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा था, ये साल कैसा ग्रोथ यहां पर रहता है जब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारा स्टॉक सिलेक्शन मास्टरी कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है, साथ में बहुत सारे मटेरियल्स अपलोडेड है, और मैं यहां पर लाइव क्लासेस भी जो कोर्स के लर्नर्स है उनके लिए लेता रहता हूं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। और ये कोर्स जो है सिर्फ 495 में आप अवेल कर सकते हैं, जहां पर जो प्रैक्टिकल गाइडेंस जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो आपको इस कोर्स के माध्यम से मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी दिए हुए हैं, आप इस कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। पहला नाम M&M, दूसरा नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पर CLSA ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव है। उनका कहना है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये अच्छा ग्रो कर रहा है और ग्रोथ लीडर भी ये हो सकता है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में, 18 महीनों में अगर आप देखेंगे तो 20% से ऊपर का भी लोन ग्रोथ कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिला है। और जो वैल्यूएशन है वो भी लेस डिमांडिंग है, मतलब वैल्यूएशन सस्ते में मिल रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं। अब वैल्यूएशन अगर मुझे एनालाइज करना है, पहले मैं कोटक महिंद्रा बैंक को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक शेयर प्राइस अभी 1705 के आसपास में है, ठीक है। और पिछले 1 साल में आप देखिए बहुत मूवमेंट भी नहीं है, 1630 से 1998 2000 के आसपास आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ 5 साल का डेटा लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं ये जो कोविड वाला जो नीचे जो गिरी थी मार्केट, आप देख सकते हैं अप्रैल से सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक, वो वाला पॉइंट मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि उस समय पूरी मार्केट सब लोग एक्चुअली गिरे हुए थे। कोविड से पहले वाला डेटा लेता हूं ताकि हमारे पास एटलीस्ट कुछ डेटा आए कि मार्केट में तब क्या हो रहा था, प्री कोविड डेटा। जैसे आप जनवरी देखिए, जनवरी 2020 में आप देखिए 1657 का प्राइस था, ठीक है। फिर आप देखिए यहां पर ये कौन सा पीरियड है, ये है नवंबर 2019, 1569 का यहां पर प्राइस था। दिसंबर में देखिए 1674 का यहां पर प्राइस था। तो आप देख सकते हैं 1517 से 1670 उसके आसपास में प्राइस था प्री कोविड। अभी भी आप देखिए 1670, अभी आप देखिए 1705 के आसपास में प्राइस है। तो आप देख सकते हैं कि कोई उस 3 साल में कोई बहुत ही अच्छा शेयर प्राइस में रिटर्न नहीं मिला है। तो मैं पहली चीज तो यहां पर जरूर देखना चाहूंगा कि क्या प्रॉफिट बढ़े हैं इन 3 सालों में। तो जैसे ये 2020 का है, ठीक है, मार्च 2020, अगेन ये प्री कोविड ही है, ठीक है। उस समय में जो कोटक महिंद्रा बैंक था, आप यहां पर देख सकते हैं ये है नेट प्रॉफिट का डेटा, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट का डेटा है। नेट प्रॉफिट 2020 में 8593 करोड़ थे, ठीक है। और अभी प्रॉफिट जो 12 महीने का है 14,000 करोड़ से ऊपर। तो कंपनी के शेयर प्राइस नहीं बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट बढ़े हैं, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव यहां पर होता है। इससे मुझे यह भी अंदाजा लग रहा है कि वैल्यूएशन भी जरूर गिरा होगा। तो देखते हैं, यहां पर पी रेशियो को मैं एनालाइज नहीं करूंगा। जनरली बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स में प्राइस टू बुक रेशियो को एनालाइज किया जाता है। तो देखिए जो प्री कोविड वाला जो पीरियड था, जहां मैंने आपको शेयर प्राइस बताया, जैसे दिसंबर का प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 5.5 है। फिर जनवरी में 5.6 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, मतलब 5.5 के आसपास में प्राइस टू बुक वैल्यू आपको देखने को मिला। अभी आप प्राइस टू बुक देखिए 3.5 के आसपास में है, जो कि एक्चुअली में बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक चीज जरूर बता रही। अपने में अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनको, बैंक्स हैं उनको प्राइस टू बुक 1.5 की वैल्यूएशन मिलती है, मोस्टली PSU में आपको देखने को मिला। लेकिन उनको हाई वैल्यूएशन कोटक महिंद्रा बैंक को मिला ही है क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनी है। अब देखिए बुक वैल्यू पर आपका क्वेश्चन हो सकता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूं, जल्दी से क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि एक फ्लो टूट रहा है। कंपनी को हाइपोथेटिकली, कोई भी कंपनी को हाइपोथेटिकली अगर
कल से वो नहीं है, तो लास्ट में आपके हाथ में पर शेयर कितनी वैल्यू रही, वो बुक वैल्यू आप मान सकते हैं। लास्ट में सब कुछ कंपनी ने बोरोइंग्स, कोई भी कंपनी, ठीक है, ये सिर्फ कोटक बैंक की बात नहीं, कोई भी कंपनी की लास्ट में क्या बचा, इसे बुक वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, मतलब शेयर होल्डर के हाथ में लास्ट में जो रहता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां पर भी मैं बैलेंस शीट का मैं सहारा लूंगा, तो यहां जैसे शेयर कैपिटल और रिजर्व्स हैं, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स अभी अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के देखेंगे तो 1492 करोड़ और 95,670 करोड़ है। तो देख लेते हैं, 1492 करोड़ है और 95,673 करोड़ है, 95,673 करोड़ है। ये क्या हुआ, ये इक्विटी वैल्यू भी या फिर बुक वैल्यू आप इनको बोल सकते हैं, और ये बुक वैल्यू है तो हम उसके प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे। प्राइस क्या है, प्राइस मतलब जितने भी शेयर्स हैं उनका प्राइस, मतलब मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या है, 3.38 लाख करोड़। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं 3 मार्केट कैप कोटक महिंद्रा बैंक का, आप देख सकते हैं ये एम कैप है। ओके, तो अगर मैं बुक वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा नंबर आता है, लगभग 3.49 का या फिर 3.5 का मेरे पास ये नंबर आता है। तो अभी आप देखिए बुक वैल्यू क्या वही है या नहीं है, बिल्कुल वही है, तो 3.5 की बुक वैल्यू। अब इसको एनालाइज करना है, अब आप बैंक टू बैंक भी एनालाइज कर सकते हैं या फिर जो एक बैंक है उसके हिस्टोरिकल डेटा से एनालाइज कर सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आप हिस्टोरिकल डेटा से आप देखेंगे तो बिल्कुल हमको लग रहा है प्रॉफिट्स बढ़े हैं, शेयर प्राइस बढ़ा नहीं है। जल्दी से आपको मैं दूसरे डेटा बता दूं, प्रॉफिट्स उन्होंने किए हुए हैं, मार्जिन्स उनके यहां पर स्ट्रांग है। किसी भी बैंक के लिए कासा रेशियो मजबूत होना चाहिए, कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, जितना स्ट्रांग हो उतना अच्छा। 53% अच्छा कहा जाएगा, एनपीए 0.43 बहुत ही स्ट्रांग कहा जाएगा। ये कुछ स्ट्रांग नंबर्स है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर्स है जिसके बारे में सीएलएस से बात कर रही थी कि जो एसेट्स हैं, लोन ग्रोथ है, जैसे ये ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ है 24% हुआ है पिछले एक साल में। उनका कहना है कि 18 महीने में अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो ये ग्रोथ हो रहा है। और इनफैक्ट आप देखिए जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन में 69%, क्रेडिट कार्ड में 85% यहाँ ग्रोथ हुआ है, कंज्यूमर जो वर्किंग कैपिटल लोन में 20% ग्रोथ हुआ है, माइक्रो फाइनेंस 121% ग्रोथ हुआ है। तो ग्रोथ तो बैंक अच्छा कर रही है, लेकिन यस आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो फिर क्या ऐसी चीज है कि मार्केट इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है? क्या उनको पता नहीं है? मार्केट को बिल्कुल पता हो सकता है, लेकिन हो सकता है, ठीक है, जो हम भी मीडिया में सुनते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है कि कोटक बैंक में, अगर कोटक महिंद्रा बैंक में जो सक्सेशन का इशू यहां पर हो सकता है, जहां पर थोड़ी क्लैरिटी यहां पर मार्केट को हो सकता है चाहिए। ठीक है, जैसे मिस्टर उदय कोटक अभी हेड है कोटक बैंक को देख रहे हैं, और इनफैक्ट कोटक बैंक अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास शेयर है फॉर एग्जांपल, तो आप कोटक जो म्यूचुअल फंड है, एएमसी, फिर कोटक इंश्योरेंस, उनको भी ओन कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ उसके अंदर में ही आ जा रहा है, और वो भी एक कारण है जिसके कारण से थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन उनको मिल रहा है। तो उनका जो टेन्योर है मिस्टर कोटक का, वो दिसंबर 2023 को, जो कि इस साल के एंड में वो खत्म हो रहा है। तो कौन यहां पर नया सीईओ होगा उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, और ये जनरली होता ही है मार्केट में कि कौन यहाँ सीईओ बनेगा, बाहर से आएंगे या फिर इंटरनल रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जिसको मार्केट बिल्कुल यहाँ पर ट्रैक कर रही होगी। अगर यहाँ कुछ पॉजिटिव जैसा इवेंट हो जाती है तो फिर पॉजिटिव हो सकता है, या फिर कुछ शॉकिंग हो जाता है, तो इसीलिए अभी बोल पाना बहुत मुश्किल है। बट यस देखिए, मार्च तो अभी ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, अगले 3-4 महीनों में यहाँ पर न्यूज यहाँ पर आती रहेगी। तीसरा नाम है दोस्तों फीनिक्स मिल्स करके। यहां पर मॉर्गन स्टैनली ने 1700 और ओवरवेट का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा है कि कंजम्पशन स्टोरी का इनको बेनिफिट मिल सकता है, और जो रेंटल पोर्टफोलियो है इनका अगले 3 साल में डबल हो सकता है। देखिए, अगर आप इन शहरों से बिलोंग कर रहे हैं, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता, सूरत, इन सब जगह से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपने जरूर, मेरा अंदाजा है, आपने इनके जो मॉल्स हैं, इनके एक्सपेंशन प्लान के बारे में जरूर सुना होगा। इनफैक्ट इंदौर में दिसंबर में शुरू ही हुआ है यहाँ पर नया मॉल, अहमदाबाद में भी अभी शुरू हुआ है, फिर पुणे, बेंगलोर, कोलकाता, फिर सूरत में यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ रिटेल प्लान और ऑफिस यहाँ पर उनके ओपन होने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो फिनिक्स मिल्स के लिए हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर जस्ट फंडामेंटल्स कुछ इंपॉर्टेंट आपको डेटा अगर आपके सामने में रख पाऊँ, एक मिड कैप की कंपनी है, शेयर प्राइस अभी आप देखेंगे 1314 के आसपास में है, प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे 34.5 का पीई रेशियो आपको देखने को मिलेगा। अगर 5 साल का पीई रेशियो अगर आपको मैं दिखाऊं तो हिस्टोरिकल उनको थोड़ा हाई वैल्यूएशन मिला है, 40 के आसपास मिला हुआ है, तो अभी 34 का पी रेशियो है। बाकी आरओसी और आरओई बहुत मजबूत नहीं है, 4 का ही है यहाँ पर, और आरओसी भी 6.34 है। डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा ही है 0.56, तो थोड़ा ज्यादा यहाँ पर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा सोचा जा रहा है कि कंपनी जो है अपने रेंटल पोर्टफोलियो को और अच्छा करेगी। चौथा नाम है, ये भी एक स्पेशल सिचुएशन केस आप मान सकते हैं,
क्रॉम्पटन और बटरफ्लाई गंधामाथी इन दोनों का मर्जर हो रहा है। सीएलएसए का ऐसा कहना है कि इससे वैल्यू अनलॉक हो सकती है और भविष्य में अगर कोई की री रेटिंग ट्रिगर अगर देखना है तो कंपनी या जो मर्ज एंटिटी है उनके मार्जिन्स के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इसके बारे में मैं जल्दी से आपको मैं समझा देता हूं। क्रॉम्पटन और बटरफ्लाई, एक्चुअली बटरफ्लाई जो है वो मर्ज हो जाएगी क्रॉम्पटन के साथ, ठीक है। तो जो बटरफ्लाई के जो शेयर होल्डर्स है उनको क्रॉम्पटन के शेयर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 शेयर है, किसके? बटरफ्लाई के हैं, तो आपको 22 शेयर मिलेंगे क्रॉम्पटन के। तो ये रेशियो एक्चुअली में रहने वाला है। बट ये जो मर्जर है ये आजकल में नहीं होने वाला है, ये लगभग 12 से 14 महीना होगा। ये अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, सेबी का अप्रूवल आएगा, स्टॉक एक्सचेंजेस का अप्रूवल आएगा, एनसीएलटी का अप्रूवल आएगा, तो ये पूरा 1 साल से ऊपर हो जाता है। अब देखिए ना, जैसे पिछले साल अप्रैल में जितना मुझे याद आता है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर की बात हुई थी, तो अभी अप्रूवल्स आ ही रहे हैं। हमको बीच बीच में न्यूज आती रहती है कि अप्रूवल कभी स्टॉक एक्सचेंज से आ गया, कभी आरबीआई से आ गया। तो देखते हैं अभी उनका भी मर्जर है कि अगले 2-3 महीने में कुछ न्यूज आए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमको मर्जर जो है लगभग 1-1.5 साल तो यहाँ पर लग सकता है। बट कंपनी का यहाँ पर कहना है कि इससे वैल्यू अनलॉक हो सकती है। जैसे क्रॉम्पटन के जो बिजनेस है टोटल डिफरेंट है। जैसे फैन में वो भारत में नंबर 1 है, हीटर्स में नंबर 3 है और कूलर्स में पूरे भारत में नंबर 4 है। बटरफ्लाई की जब हम बात करते हैं तो वो साउथ इंडिया में बहुत बड़ा प्लेयर है। जैसे उनके प्रोडक्ट्स भी अलग है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर्स, फिर स्टव्स, फिर टेबल टॉप वेट ग्राइंडर्स, इन तीनों में वो साउथ में, जैसे मिक्सर में 2 नंबर में है, लेकिन कुक स्टव्स और वेट ग्राइंडर में नंबर 1 में है। इन तीनों में बहुत बड़ा उनका नाम है। कुकर्स में वो नंबर 3 में है। 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप सेक्टर को ही देखें तो ये एक सेक्टर ही हो जाता है। तो यहां पर वैल्यू अनलॉक की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। तो देखते हैं कि यहां पर कुछ वैल्यू अनलॉक होता है या नहीं है। तो फिर जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हमको डेटा हमारे पास आएंगे। फिलहाल क्रॉम्पटन ग्रीव्स 295 का शेयर प्राइस है और इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूं 52 वीक लो में भी हमको देखने को मिल रहा है। और बटरफ्लाई की जब हम बात कर रहे हैं 1216 के आसपास में शेयर प्राइस है। इसका भी अगर आप लो देखेंगे 1065 के आसपास में। तो यहां पर कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटी बाहर आती है या नहीं आती है, हमको अगले कुछ जो है महीनों में, दिनों में पता चलेगा। बिजनेस को यहां पर स्टडी बिल्कुल करते रहना है, क्योंकि अगर सिनर्जीज होती है वैल्यू अनलॉकिंग तब हो सकती है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।